हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मनोज कुमार आज आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था पिछली क्लास में कि आज हम इसमें बात करेंगे मराठाओं के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, मराठा एक बहुत बड़ी आधुनिक भारत की एक शक्ति बनकर के उभरे थे, जिनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी काफी हद तक घबराती थी। सोचिएगा, जिस मराठा साम्राज्य ने सोचिए दिल्ली तक पर कब्जा कर रखा था, छोटे से क्षेत्र से निकल करके पूरे उत्तर भारत और दक्कन पर कब्जा करके दिल्ली पर सोचिए सत्ता उन्होंने एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन एक तरीके से अपने हाथ में कर रखी थी। सोचिए, और वो मराठा एक समय के बाद आकर के ब्रिटिश कंपनी से ऐसे हारे कि उनकी सारी की सारी सत्ता, सारी अथॉरिटी, सारी प्रेस्टीज खत्म होती चली गई। यानी कि जिस चीज का सपना शिवाजी महाराज ने देखा था, उसे एक समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में खोना पड़ा, हारना पड़ा। सोचिएगा, और इस बीच में एक बहुत लंबा समय गुजर गया लगभग, और ध्यान दीजिएगा तो लगभग ये समय जो है कम से कम मान के चलिए तो 125-150 साल का समय था। कहते हैं कि उस नदी में बहुत ज्यादा पानी बह गया, कह सकते हैं। तो आज उसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे मराठों के संदर्भ में, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने की कोशिश करेंगे, उनका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मराठाओं के संदर्भ में। एवरीबॉडी, ठीक है? और जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं उन सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें, एंजॉय करें, और शाम को जाकर के घर में पूजा पाठ करिए। जो लोग मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो मंदिरों में प्रसाद खाने ही चले जाइए, लेकिन एंजॉय कीजिए, समझिएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला आज एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मराठों के या मराठा साम्राज्य के उदय और पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास चीज इसमें नहीं है। यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें बहुत ज्यादा हम लोग गहराई में क्वेश्चन को समझना है। बस इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि पूछा क्या गया है, विश्लेषण। कारण गिनाने की बात नहीं हुई है, ध्यान रखना। विश्लेषण की, उन कारणों का विश्लेषण करना है कि इसके पीछे कौन कौन से कारण थे और वो कारण क्यों निकल के सामने आए। ध्यान रखिएगा, यही बस इसमें एक अंतर है। तो हम कारण भी गिनेंगे, कारणों का विश्लेषण भी करने की कोशिश करेंगे। और इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, एक उदय और एक पतन। सिंपल सा, डिमांड क्या है, कोई खास नहीं है। मराठों के उदय और पतन के कारण ध्यान रखना। आज जब इसको विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितनी ज्यादा डायमेंशन बनते हैं इसके। ध्यान रखना, यह तो आप अच्छे से जानते हैं कि मराठों के उदय की जो भूमिका है, ध्यान रखना, वो शिवाजी से शुरू हुई थी। ध्यान रखना, शिवाजी, जिसको हम शिवाजी महाराज भी कहते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है ना? जनरली हम इतिहास में तो खाली शिवाजी पढ़ते हैं, छत्रपति शिवाजी, ठीक है ना? कुछ लोग अपने सम्मान पूर्वक इसको शिवाजी महाराज भी कहते हैं। वहां से शिवाजी ने एक मराठा साम्राज्य के उदय की शुरुआत की। समझिएगा, आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि किसी अन्य साम्राज्य के उदय के कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, मराठा साम्राज्य जिस जगह पर उभर के सामने आया, ये देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कभी भी कोई भी साम्राज्य नहीं था इससे पहले। उत्तर भारत में देखेंगे तो आप
गंगा घाटी में, जिसे हम पाटलिपुत्र कहते हैं या अयोध्या का क्षेत्र कहते हैं, उन सभी जगह पर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी की पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी और अन्य एक के बाद एक शासक और वंश आते चले गए। लेकिन शिवाजी की सबसे बड़ी महत्ता यह है, मराठों की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि उन्होंने उस क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित किया है, उस साम्राज्य को खड़ा किया है जहां पर कोई भी इससे पहले एक सत्ता की स्थापना का सपना देख भी नहीं पाया था। ध्यान रखिएगा। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि कहां पर, यानी कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां इससे पूर्व कोई साम्राज्य नहीं था, और सोचिए यहां से उन्होंने शुरू करके पूरे, सोचिए, अपना प्रभाव दक्षिण भारत में भी ले लिया। उसके बाद देखेंगे तो आपका बंगाल तक पूरा कब्जा कर लिया, उड़ीसा वगैरह का क्षेत्र में भी काफी कंट्रोल किया। वहां से देखेंगे तो पूरा का पूरा, ये देखिए, गंगा घाटी, पूरा दिल्ली, पंजाब तक, सोचिए, राजस्थान, गुजरात का हिस्सा, ये सब इतना बड़ा क्षेत्र उन्होंने अपने प्रभाव में, अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन अकेले शिवाजी ने नहीं, बल्कि शिवाजी के साथ उनके वंशज और उनके जो उत्तराधिकारी हुए, उन सभी ने एक एक करके इसको अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया है। ध्यान रखना। तो इसमें मराठों के उदय को लेकर के ध्यान रखना, केवल शिवाजी ही नहीं, बल्कि उसके बाद के जो उत्तराधिकारी सामने आए, उनके समय में भी ये मराठा साम्राज्य बढ़ता चला गया। तो उसी दृष्टिकोण से हमको देखने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। और फिर पतन की बात करेंगे तो पतन हम उस समय की बात देखेंगे कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और किस तरीके से इनका पतन शुरू होता है, कौन कौन से कारण जिम्मेदार है इनके पतन के लिए, उन सभी कारणों का विश्लेषण हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले तो मराठों के उदय को लेकर के हम बात करें तो मराठा जो शासक हैं वो दो तरह के हैं। एक मराठा छत्रपति हैं और दूसरी तरफ उनके अधीन काम करने वाले पेशवा, जो बाद में एक तरीके से मान के चलिए स्वतंत्र शासक बन गए। मराठों के ही अधीन उनके जो अष्टदिग्गज हुआ करते थे, किसको क्या कहते थे, अष्टप्रधान, उनमें सबसे प्रमुख हुआ करते थे, जिन्हें हम वजीर कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, वही पेशवा हुआ करते थे, और जो बाद में उन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन लोग हैं। अभी उत्तर का प्रारूप यहां से नहीं है, उत्तर का प्रारूप मैं डिस्कस करूंगा, पहले इनको जान लीजिए कि कौन कौन शासक थे। तो सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा तो शिवाजी, आपको क्रम पता होना चाहिए। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी, ध्यान रखना, उसके बाद संभाजी के बाद इनके बेटे, देखिएगा, इनके भाई राजा राम, शिवाजी के दूसरे बेटे हैं राजा राम। उनकी पत्नी, फिर इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी ताराबाई बनी, ठीक। उसके बाद संभाजी के बेटे इसके बाद बने हैं शाहूजी महाराज, शाहूजी, ध्यान रखिएगा, शाहूजी। और उसके बाद शिवाजी सेकंड, ये ताराबाई के बेटे हैं। ध्यान रखना, ये शाहूजी जो हैं आपके संभाजी के बेटे, और ये ताराबाई और राजा राम के बेटे हैं शिवाजी सेकंड। इस तरीके से ये शासक बने। यहां से शुरुआत होती है और यहां तक ये चले आते हैं अपने अपने समय में। उसके बाद और भी लिस्ट है जो कोई हमको जरूरत नहीं है। पेशवाओं के बारे में बात किया जाए तो पेशवा के पद की शुरुआत शिवाजी ने अपने अष्ट प्रधान के समय में शुरू की थी, ठीक है ना, एज अ वजीर। लेकिन बाद में जाकर के जब साहूजी महाराज यानी साहूजी औरंगजेब की कैद से निकल के आए, बच करके आए, तो फिर उन्होंने अपना पहला पेशवा एक नियुक्त किया था, जिनका नाम था, देखेंगे तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराम कह सकते हैं या बाजीराव कह सकते हैं, फर्स्ट। तीसरे हुए बालाजी बाजीराव, ठीक है ना।
बालाजी, बाजीराव कह सकते हैं, तीसरे हैं। चौथे देखेंगे माधवराव, पांचवा नारायण राव। ठीक, इसी बीच में यहां पर एक छोटे से कुछ समय के लिए एक और व्यक्ति बने जिनको हम कहते हैं रघुनाथ राव। कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए, ध्यान रखिएगा। और छठे जो सही मायने में बने वो थे माधव नारायण राव। माधव नारायण राव। और अंतिम पेशवा कह सकते हैं जो कि वास्तव में लड़े या कुछ भी कह लीजिए, वो थे आपके बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड, ये इनका एक क्रम है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये इस समय सोचिए, और यहां से मराठों का उदय शुरू हुआ था, ध्यान रखना। यहां से मराठों का उदय शुरू हुआ है और यहां पर जाकर के मराठों का पतन हुआ है। तो इनके बीच में पूरा एक लंबा समय है, सारी चीजें हैं। तो यहां से शुरुआत होकर के यहां पर अंत हुआ। तो हम इसी बीच में उन कारणों की जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर उदय के पीछे कौन कौन से कारक हैं और इनके पतन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। क्यों दोस्तों, ठीक है ना? तो इस तरीके से पहले प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में सारी चीजों को क्लियर कर लीजिए, अन्यथा फिर बाद में दिक्कत होती है। क्योंकि अगर सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आंसर भी क्लियर नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो इस चीज समझ में आ गई। इसी तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर करके चलिए प्रॉपर तरीके से, ठीक। और आप लोगों के लिए एक सूचना, आपके लिए इंफॉर्मेशन और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। जो लोग 2024-25 का एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए एक बैच P2I का, ध्यान रखना, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 11 तारीख से अभी भी जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग हमारे साथ एक प्रॉपर रणनीति के तहत अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहते हैं, ध्यान रखना, सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। इसकी फीस एक्चुअल में तो 70,000 है, लेकिन अगर आप लोग MK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे उसमें, तो आपकी फीस हो जाएगी 29,999 रुपए। ध्यान रखना, जहां लाखों रुपए आप लोग ऑफलाइन फीस में देते हैं, यहां पर सोचिएगा आप घर बैठे सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारी प्रॉपर रेगुलर क्लासेस, मटेरियल, आपको एक व्यक्तिगत मार्गदर्शक भी मिलेगा, मेंटर जिसे कहते हैं, जिससे आप कभी भी फोन करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। सोचिएगा, हम लोगों का व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा अलग से। अगर ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो वो सारी चीजें मिलेंगी, आपको घर रह करके ही सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको कहीं अटकने भटकने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, डिस्कशन, बुक्स, मटेरियल, एवरीथिंग। क्यों शहर में कहीं जाकर के भटकना, लाखों रुपए देने हैं? घर बैठकर ढंग से पढ़िए ना, क्या समस्या है? और ये बैच दोस्तों 2024 को लेकर के हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में है। बस एक चीज मैं आपको और समझाना चाह रहा हूं, वो आप समझ लीजिए। वो ये है कि अगर 2024-25 का टारगेट बना रखा है तो समझ लीजिएगा, जितना आप डिले करेंगे आपका टारगेट आपसे उतना दूर होता जाएगा। क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं ऑलरेडी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप 4-5 महीने और ज्यादा लेट हैं। अब सोचिए, इस बैच को ज्वाइन ना करके आप सोचेंगे अगले महीने कर लेंगे, तो आप उनसे 1 महीने और ज्यादा लेट हो चुके होंगे, और ज्यादा लेट हो चुके होंगे, समझिएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है, जितना समय मिल रहा है उसका 1-1 मिनट का यूटिलाइज करिए अपने सपने के लिए। हम लोग आपके साथ में हैं। देखिए, ये सारी चीज मैंने आपको बताई जो आपको मिलेंगे, और इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 4 स्टेज में प्रॉपर तरीके से आपके लिए काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपके लिए, ठीक है ना? पहले फाउंडेशन, साथ के साथ प्रीलिम्स पर, जब प्रीलिम्स होगा तो प्रीलिम्स जनवरी से लेकर के मई तक पूरा प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे, विद टेस्ट सीरीज, सब कुछ।
उसके बाद मेंस में रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू अपने यहाँ अपने खर्चे पर आपको बुलाएगा, रहने खाने का पूरा इंतजाम करेगा, आपको टीचर्स दिए जाएंगे, मेंटर्स दिए जाएंगे, दिन रात आपकी हेल्प करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जो टॉपिक आपको नहीं आते वो डिस्कस करेंगे, सारी चीजें होंगी, वो क्लासेस चलेंगी। सोचिएगा, और फीस अलग से नहीं ली जाएगी उसकी। 4 महीने रहने खाने खर्चा भी इंस्टीट्यूट पे करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रारंभिक परीक्षा जो पढ़ाया जाएगा उस पर मेहनत करके पास करना है सिर्फ, और उसके बाद इंटरव्यू। तो ये सोच लीजिएगा, अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है, बस एक ही टारगेट है, वो है आपका सिलेक्शन, बस। ओके, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनके उदय के कारणों के और इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मराठों के उदय पतन के कारणों का विश्लेषण। तो मराठों के उदय के कारण की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, उदय के लिए कोई एक कारक नहीं है, बल्कि आपके कई सारे कारक जिम्मेदार हैं। एक भौगोलिक कारक है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, शिवाजी का अपना योगदान है, और उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां हैं, जिनकी वजह से यह मराठा साम्राज्य उठ के खड़ा हुआ। ठीक है ना। भौगोलिक कारण में अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था, ये देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये मराठों का, ध्यान रखना, हमेशा से यहां पर सोचिए कि वर्षा बहुत कम रही है, वर्षा कम रही। सोचिएगा, बारिश कम इसलिए सूखा, और सूखा तो समझ लीजिए वहां पर कैसा है, पठारी क्षेत्र है, बारिश नहीं होती है। सोचिएगा कैसा है, पठारी क्षेत्र। आज भी यहां पर सूखा पड़ता है, इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति यहां पर चलती है। पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहां पर कृषि, सोचिएगा, बहुत ही निम्न है, बहुत कठिन है कृषि करना, क्योंकि पानी नहीं है, पूरा पठारी क्षेत्र है। सोचिएगा, यहीं पर सोचिएगा आपकी क्या कंडीशन है, जब कृषि नहीं है तो व्यापार वाणिज्य भी नहीं है। सोचना, व्यापार वाणिज्य नहीं है। सोचिए, जब व्यापार वाणिज्य नहीं है तो उद्योग भी नहीं है। जब ये नहीं है तो सोचिए फिर यहां पर सोचिए लोगों का जीवन कैसा होगा, यहीं पे सोचना, लोगों का जीवन, ये पहला पॉइंट निकल के आया, क्योंकि ये कम वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण कृषि बहुत निम्न स्थिति पर है, व्यापार वाणिज्य उद्योग ना के बराबर है, ठीक ना, इसलिए लोगों का जीवन बहुत कठिन है। सोचिएगा, कठिन है, इसीलिए उनमें आपस में समानता भी है, कोई बहुत अमीर नहीं है, कोई बहुत गरीब नहीं है। इसी वजह से इन लोगों में क्या है, एकता की स्थिति है, सब गरीबी की स्थिति में है, क्योंकि सब एक जैसे हैं, इसलिए उनमें यूनिटी ज्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, भौगोलिक कारक में, क्योंकि जब ये यूनिटी है, संघर्ष करने वाले हैं, कठिन जीवन है, योद्धा बन सकते हैं, क्योंकि जो मेहनत करता है ना वो किसी से दबता नहीं, किसी की चापलूसी नहीं करता, वो संघर्ष करना पसंद करता है। इसलिए ये लोग हमेशा से, ये क्षेत्र ध्यान रखना, हमेशा से कैसा रहा, स्वतंत्र रहा है, ये हमेशा से स्वतंत्र रहा है, किसी के अधीन नहीं रहा। इसी वजह से मैंने आपको बताया था, इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा साम्राज्य गठित नहीं हुआ, कोई भी बड़ा साम्राज्य यहां पर खड़ा नहीं हुआ है। बात क्लियर। तो वर्षा कम होने के कारण वहां की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसी आर्थिक स्थिति ने लोगों को कठोर बना दिया, उनका जीवन कठोर बना दिया, इसलिए उनमें एकता है, समानता है, कोई भी बहुत ऊंच नीच नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि वहां पर कभी भी कोई साम्राज्य खड़ा नहीं हुआ। क्लियर हो गया। दूसरा कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो यहीं पर देखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक कारण में देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक कारण में यहां पर सोचिए, महाराष्ट्र में, सोचिए इस क्षेत्र में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे हम कहते हैं भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। और इस भक्ति आंदोलन को 4 बड़े लोगों ने फैलाया, जिनमें देखेंगे एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानदेव, सोचिएगा, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानदेव, ठीक है ना, या ज्ञानेश्वर भी कह सकते हैं, रामदास,
ये सब बड़े संत हैं जिन्होंने यहां पर भक्ति आंदोलन को फैलाया। और इस भक्ति आंदोलन ने क्या किया, इनमें एकता को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? एकता को बढ़ावा दिया। सोचिए, इन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया, ठीक है ना। इन्होंने महाराष्ट्र धर्म, सोचिएगा, महाराष्ट्र धर्म को बढ़ावा दिया। महाराष्ट्र धर्म यानी कि मराठी भाषा को बढ़ावा दिया। बोले चाहे कोई किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। इस तरीके से सोचिए, उन्होंने एकता को बढ़ावा दिया। समझिएगा, वो सब आपस में एक हुए, सब छुआछूत छोड़ छाड़ करके, क्योंकि सबको पता है कि हमारा संघर्ष है, हमारा जीवन कठोर है, हमको मिलजुल करके रहना पड़ेगा। तो सोचिए, भक्ति आंदोलन ने उनको और ज्यादा बढ़ावा दिया। बात क्लियर एवरीबॉडी? अब इसी में देखेंगे तो सोचिएगा यहां पर शिवाजी की भूमिका। शिवाजी जब खड़े हुए तो शिवाजी अपने आप में एक बहुत बड़े योद्धा हैं। सोचिए, एक कुशल योद्धा, अगर ये कुशल योद्धा न होते तो क्या ये खड़ा हो पाते? नहीं। सोचिए, कूटनीतिज्ञ हैं, कहां कहां पर उन्होंने किस किस तरीके से कूटनीति का सहारा लिया, अपने साम्राज्य को बनाया, ठीक है ना। सोचिए, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पर बल दिया। बोले युद्ध तो करना है लेकिन खुले मैदान में नहीं, बल्कि हम चोरी छुपे अटैक करेंगे, पहाड़ों के बीच में जाकर के हम छोटे छोटे टुकड़ियों में छापामार युद्ध करेंगे। इसी को कहते हैं छापामार युद्ध। इसी के ये विशेषज्ञ थे, क्योंकि उस जगह पर, उन पहाड़ी क्षेत्रों में छापामार युद्ध ही हो सकता था। आपने देखा था ना, एक मूवी आई थी तानाजी, उसमें क्या है, कहीं खुले मैदान में कोई युद्ध नहीं हो रहा, किलों में युद्ध हो रहा है। और सोचिए कहां कहां गुफाओं में होकर के, पहाड़ियों में होकर के जाकर के छापामार युद्ध करते हैं। वो उसके विशेषज्ञ थे और यही इनकी विशेषता थी। सोचिए, बड़े बड़े शासक आकर के इनके सामने हार जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पहाड़ों में लड़ने का कोई अनुभव ही नहीं था और इनको खुले मैदान में इनको लड़ना नहीं था। अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बनाया इन्होंने, ये इनकी सबसे बड़ी चीज है। सोचिएगा, छापामार युद्ध, इन्होंने सभी को एकता के सूत्र में बांधा। और एक महत्वपूर्ण चीज और समझ लीजिए, इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया। बल किस पर दिया? किलों के महत्व पर। किले बनाए को महत्व दिया। सोचिए, एक समय में इनके पास 35 किले थे। सोचिएगा, हर पहाड़ी पर इन्होंने किले बना रखे थे। बोले कहां से आओगे, वहीं पर हम सेना रखेंगे, वहीं से आप पर अटैक करेंगे, वहीं से सारी चीजें करेंगे। इस तरीके से सोचिए कितनी कितनी परिस्थितियां हैं जिन्होंने इस साम्राज्य को खड़ा होने में एक योगदान दिया है। अब इसी में एक पॉइंट और है, तात्कालिक परिस्थितियां क्या है, ध्यान रखिएगा। तात्कालिक परिस्थितियां, तात्कालिक परिस्थितियों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो इस क्षेत्र में, इसके ऊपर और इसके साइड में जो दो बड़े साम्राज्य थे इससे पहले, विजयनगर और बहमनी, सोचिएगा दोनों का क्या हुआ? दोनों पतनशील हो गए। सोचिए, विजयनगर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। क्या हो गया था? पूरी तरह नष्ट हो गया था। और बहमनी बिखर गया था। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो गए? पतनशील, यानी कि कमजोर थे ये। और ऐसी स्थिति में इसी क्षेत्र में एक नए साम्राज्य की स्थापना आसान हो जाती है, जब कोई आपका अपोनेंट ना हो, कोई विरोधी ना हो, ठीक ना। दूसरा कारण था, मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, औरंगजेब के समय से ही मुगल साम्राज्य सोचिए लगातार कमजोर होता चला गया। औरंगजेब भी सोचिए, औरंगजेब के समय में सारे सोचिए कितने सारे विद्रोह हो रहे थे। सोचिएगा, औरंगजेब सोचिए कहां उलझ रहा था? अपनी आर्थिक नीति में उलझ रहा था, आर्थिक नीति से परेशान। और औरंगजेब अपने विद्रोहों से परेशान।
सोचिएगा। तो ऐसी स्थिति में मराठा साम्राज्य के उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई, खड़ा कर दिया गया। सोचिएगा। तो ये थे इनके उदय के कारण। अब आप लिख सकते हैं भौगोलिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, शिवाजी का योगदान, तात्कालिक परिस्थितियां। इस तरीके से आपका मराठा साम्राज्य का उदय की पृष्ठभूमि या उदय हुआ, उदय की पृष्ठभूमि तैयार हुई। क्लियर है एवरीबॉडी? देखिए, जिसका ऑप्शनल है ना, उसको भी इससे बहुत फायदा होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं हम इनके पतन में क्या योगदान है, पतन की क्या कारण है। सोचिए, मैंने विश्लेषण भी किया है उदय के कारणों का। अब बात आते हैं कि मराठों के पतन के कारण। कारण तो ये रहे भाई, इन मराठों में एकता का अभाव था, ठीक ना। इनमें योग्य नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि पेशवा वगैरह जो हैं दूरदर्शी नहीं थे। इनमें कूटनीतिक योग्यता नहीं थी। इनकी चौथ वसूली से उनके दुश्मन खड़े हो गए। चौथ वसूली की नीति, युद्ध नीति में इन्होंने परिवर्तन किया। आर्थिक सुदृढ़ता नहीं थी, ठीक है ना। वो कमजोर थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे। और इसी के तुलना में ब्रिटिश कंपनी बहुत योग्य थी, आर्थिक रूप से भी, सेना के रूप से भी, हर तरीके से वो सशक्त थे। सोचिएगा। अब यहां पर इनके कारण तो हमने ये लिख लिए। अब बात आती है इन कारणों का विश्लेषण करें तो सोचिए कैसे कह सकते हैं कि उनमें एकता का भाव था। ध्यान रखना, एकता का भाव इसलिए था क्योंकि पेशवा और मराठा जो परसंग था, ध्यान रखना, मराठा परसंग में तनाव रहता था। और मराठा परसंग में कौन कौन थे सोचिएगा, भोंसले, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर। सोचिएगा। अब पेशवा ये चाहते थे कि ये सब हमारे अधीन रहें, जबकि शिवाजी के समय में मराठा प्रसंग बनाया गया था तो सब ये इनके रिश्तेदार थे और पेशवा केवल कर्मचारी, एक प्रधानमंत्री के तौर पर थे। बाद में जाकर के पेशवा शक्तिशाली हो गए, उन्होंने छत्रपति को किनारे कर दिया और सारी ताकत अपने हाथ में ले ली और इनके ऊपर बंदिश लगा दी। तो नेचुरल सी बात है, इनमें आपस में तनाव होगा ही होगा, ये मिलकर के लड़ ही नहीं सकते। पेशवा ब्राह्मण हैं और ये सारे के सारे क्षत्रिय हैं, तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ना तो जाति के आधार पर और ना ही इनकी नीति के आधार पर। यह समझिए। दूसरा, योग्य नेतृत्व, अच्छे इनके पास अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं, अधिकारी नहीं थे, कोई भी अच्छा प्रशासनिक अधिकारी नहीं। केवल और केवल नाना फडणवीस को छोड़ दिया जाए तो वही अकेले बचे थे लास्ट में। अंतिम सोचिए अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, सोचिएगा कौन थे अंतिम अच्छे अधिकारी, कह सकते हैं नाना फडणवीस। और कहा जाता है, ये सोचिए किस समय थे, जब हैदर अली के साथ युद्ध कर रहे थे मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ। पहले दूसरे युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध में इन्होंने हैदर अली का साथ दिया था और अंग्रेजों को हराने में भूमिका निभाई थी। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो कहा गया कि नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ ही मराठों की सूझबूझ भी चली गई, खत्म हो गए। दूरदर्शिता का अभाव, ये दूरदर्शी नहीं है, अच्छे संबंध बनाने में विश्वास नहीं इनका, आगे क्या होगा ये सोचते नहीं। यही इनमें कूटनीतिक योग्यता का अभाव, सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए देखते हैं, इनका क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कभी इन्होंने ये सारी चीजें नहीं की। चौथ वसूली ने, सोचिए इनकी मजबूरी थी चौथ वसूली, क्योंकि अपने क्षेत्र में इतना राजस्व पैदा ही नहीं होता, इसलिए पड़ोसी देशों में लूट करते थे। चौथ वसूली क्या थी, एक प्रकार की लूटमार थी पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से। सोचिएगा, लूटमार करते थे और कंडीशन क्या थी, अगर लूटमार नहीं करवानी है तो भैया एक काम करिए, 1/4 हिस्सा आय का दे दीजिए, या तो फिर हम लूट करेंगे या फिर 1/4 हिस्सा हमें आय का दे दीजिए। और ऐसी कंडीशन में सोचिए चौथ वसूली की नीति ने इन्हें सबका शत्रु बना दिया, कोई मित्र नहीं बना, सबका शत्रु बना दिया। सोचिएगा।
यह सबसे बड़ी चीज थी। जब युद्ध हुआ तो आप समझ सकते हैं कि किसी ने साथ नहीं दिया। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सबका शत्रु। आप सोचिए, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठा अहमद शाह अब्दाली से 1761 में। सोचिए, किसी ने इनका साथ नहीं दिया था, ये अकेले लड़े। ना मुगलों ने साथ दिया, ना उस समय के नवाबों ने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। अकेले लड़े और सबके सब मारे गए पानीपत के तृतीय युद्ध में। युद्ध नीति में परिवर्तन। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति को छोड़ करके, गुरिल्ला नीति को त्याग कर, सोचिएगा, खुले मैदान की नीति को अपनाया। खुले मैदान की नीति पर बल दिया। और सोचिए, उसके ये विशेषज्ञ नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध इसीलिए हारे क्योंकि यही कंडीशन थी। पानीपत के तृतीय युद्ध का हारने का मुख्य कारण, एक तो ये खुले मैदान में लड़ रहे थे, दूसरे इनके पास जो अच्छे योग्य सैनिक थे, अधिकारी थे, उनको उन्होंने किनारे कर रखा था। सारी की सारी सेना को लीड कौन कर रहा है? पेशवा विश्वासनाथ राव, सदाशिव राव, जिनको कुछ नहीं आता और अच्छे योग्य सैनिक हैं, योग्य सेनापति हैं, योग्य अच्छे योद्धा हैं, उनको किनारे कर दिया। बोले हटो, क्योंकि तुम लोग निम्न हो। इस वजह से आर्थिक रूप से कमजोर थे, क्योंकि ये केवल चौथ वसूली पर विश्वास करते थे। इन्होंने व्यापार वाणिज्य पर, उद्योग पर, किसी चीज पर विश्वास नहीं किया। मराठों को केवल सेना में भर्ती किया, उनके आर्थिक सुदृढ़ता के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। जाओ लूटो, चौथ वसूल कर लेके आओ, लूटो, चौथ वसूल के लेकर के आओ, बस। वो कब तक मिलेगा? कभी कुछ नहीं कर पाए। और यहीं पर देखिएगा, ब्रिटिश कंपनी एक योग्य कंपनी है। ब्रिटिश कंपनी में अच्छे योद्धा हैं, दूरदर्शिता है, अच्छी सेना है। सोचिएगा, सेना, धन संपत्ति, सोचिए कहां से मिल रही है इनको? पूरी धन संपत्ति मिल रही है ब्रिटिश कंपनी को। कहां से? बंगाल से। पूरा कब्जा है उनका, धनी प्रांत उनके कब्जे में है, ठीक है ना। सेना उनके पास अच्छी है, और सोचिए सेना इतनी मजबूत है कि ऑलरेडी सोचिए मुगलों को हरा चुके थे, मैसूर को हरा चुके थे, ठीक है ना, बंगाल को हरा चुके थे, सबको हरा चुके हैं। से मजबूत सेना है, पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छे योद्धा हैं, अच्छे योद्धा, बेहतरीन अच्छे योद्धा। सोचिए आयरकूट, पैराडाइज, ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी सेना को हरा दिया। सोचना, ठीक। सबसे बड़ी चीज है कूटनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, दूरदर्शी हैं। जो इनकी कमी है वही इनकी योग्यता है मराठों की, अंग्रेजों की। कूटनीतिक कैसे? आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में सोचिए मराठों को अपना मित्र बना लिया, बोले एक एक करके लड़ेंगे। और बाद में जाकर के सोचिए, जब टीपू सुल्तान को हरा दिया तो अकेले बचे मराठा, और मराठों को फिर अकेले पीट लिया। बोले तुम आपस में लड़ते रहो, हम तुमको मारेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूरदर्शी, कल मैंने इस क्वेश्चन कराया था आप लोगों को कि बिना मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने शत्रु को कमजोर कर दिया है। सोचिए, अगले युद्ध की तैयारी अभी से शुरू कर दी। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और अगले युद्ध की भूमिका पहले से तैयार है, और किसको अपने साथ रखना है, किसको नहीं रखना है, ये आप समझ सकते हैं। डिप्लोमैट्स, हाईली डिप्लोमैट्स, सेना है, हथियार है, धन है, संपत्ति है, हर चीज है उनके पास में, और इस तरीके से ये हार गए। इनमें सबसे बड़ी कमी क्या? एकता का अभाव, योग्य नेतृत्व का अभाव, सबसे बड़ी चीज अहंकार। पेशवाओं का हारने का बहुत बड़ा कारण था उनका अहंकार। आपस में लड़ाई झगड़े, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं, और बाद में जाकर के अंग्रेजों से ही झुक करके चले आए। तो इस तरीके से मराठे हारे थे। इस तरीके से आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर सारे पॉइंट नहीं आए तो आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? तो इस चीज को समझ लीजिए, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, और यह है आपके आंसर का पैराग्राफ, प्रारूप। सबसे पहले भूमिका,
फिर उसके उदय के कारण आपको भूमिका मान के चलिए 30 से 40 शब्द में इसको लिखना है। उदय के कारण लगभग 80 से 100 शब्द, सोचिएगा 80 से 100 शब्द, और लगभग 30 से 40 शब्दों में आपके ये निष्कर्ष, कुल मिलाकर के इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका है जिस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, कर सकते हैं और सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, और आप में से किसी को भी आंसर लिखना है या कुछ भी करना है तो आप लोग मुझे मेरे इस आईडी पर सेंड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम का आपका लिंक है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, और ये मेरा कोड है जिसके थ्रू आप अगर कोर्स परचेज करते हैं कोई भी स्टडी IQ पर, चाहे एनसीईआरटी का कोर्स, ठीक है ना, चाहे ऑप्शनल का कोर्स या कोई भी GS का P2I बैच का, इस कोड को लगाने पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। और ये मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आप लोग कम से कम पता होना चाहिए कि आप किससे पढ़ते हैं, किससे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये आपका टेलीग्राम का बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। आराम से जाकर के माखन मिश्री खाइए, शाम को एंजॉय कीजिए, ठीक है ना, ईश्वर का गुण गाइए और अच्छे तरीके से पढ़िए, आशीर्वाद लीजिए, आप सफल हों, हम लोग तो चाहते ही, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।